अगर किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश है जो एक फिक्स्ड रिटर्न दे, तो ये जानकारी काम की हो सकती है। चेमनूर क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड अपना एक नया एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लेकर आया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि ये एक निवेशक के लिहाज से कितना सही है। ठीक है, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चेमनूर क्रेडिट्स आखिर है कौन। फिर इस एनसीडी ऑफर की एक एक डिटेल को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पैसा लगाने के क्या फायदे हैं और क्या बड़े रिस्क हैं, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनल नजरिया बनाएंगे। देखिए, किसी भी निवेश का सबसे पहला नियम यही है कि पहले उस कंपनी को जान लो जिसमें पैसा लगाना है। तो सवाल ये है कि चेमनूर क्रेडिट्स का बिजनेस आखिर है क्या। तो चेमनूर एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझे तो ये बिल्कुल बैंकों की तरह ही लोन वगैरह देती है, पर इनके पास एक फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आरबीआई के नियम कानून इन पर लागू होते हैं, उनकी निगरानी में ये काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह की सेफ्टी लेयर तो है। कंपनी का प्रोफाइल काफी सीधा साधा है। इनका जो मेन बिजनेस है वो है गहनों के बदले गोल्ड लोन देना, जो इंडिया में एक बहुत ही जाना माना मार्केट है। 14 साल से ज्यादा का अनुभव है इनके पास और 6 राज्यों में 300 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो ये अपने फील्ड में एक मजबूत प्लेयर नजर आते हैं। साथ ही ये बॉबी चेमनूर ग्रुप का हिस्सा है, जिससे इन्हें एक बड़े ग्रुप की बैकिंग भी मिलती है। अच्छा, तो अब हम कंपनी को तो थोड़ा बहुत समझ गए हैं। चलिए अब जरा इस एनसीडी ऑफर की डिटेल्स में उतरते हैं कि एक निवेशक को इसमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ कुछ बेसिक बातें साफ हैं। हर एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1,000 रुपए, और अगर किसी को इसमें पैसा लगाना है तो कम से कम 10,000 रुपए लगाने होंगे, मतलब कि 10 बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। कंपनी का टारगेट असौसर से बाजार से 50 करोड़ रुपए जुटाने का है। सवाल ये है कि इस पैसे का होगा क्या। तो देखिए, ये बिल्कुल साफ है। जो पैसा जुटेगा उसका 75% हिस्सा सीधा कंपनी के मेन बिजनेस में जाएगा, मतलब आगे और लोन देने में और पुराने लोन्स को रीफाइनेंस करने में। और बचा हुआ 25% वो कंपनी के जनरल कामकाज में इस्तेमाल होगा। इससे ये तो पता चलता है कि पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक निवेशक के तौर पर इस कंपनी पर क्यों भरोसा किया जाए? इस सवाल का जवाब ना अक्सर कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस में मिल जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल नंबर्स क्या कहानी सुनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कंपनी के रेवेन्यू में एक लगातार बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो करीब 83 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक बढ़कर 131 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये एक काफी मजबूत और स्टेबल ग्रोथ दिखाता है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, बल्कि सबसे जरूरी चीज यानी प्रॉफिट भी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो मुनाफा 80 लाख रुपए था, वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ हो गया, यानी 3 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बढ़ा रही, बल्कि उसे प्रॉफिटेबल भी बना रही है। अब बात करते हैं बाहर की एजेंसियों की। क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी को BBB- स्टेबल की रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि उनकी नज़र में कंपनी अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को टाइम पर पूरा करने के लिए ठीक ठाक सुरक्षित है और आगे का आउटलुक भी स्टेबल है। हाँ, ये कोई टॉप रेटिंग नहीं है, लेकिन एक हद तक भरोसा तो देती है। लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। तो ग्रोथ की इस कहानी के साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं, चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 4.96। देखने में तो बस एक नंबर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब है कि कंपनी है ना, वो काफी हद तक, मतलब बहुत ज्यादा उधार या कर्ज पर टिकी हुई है। इसको ऐसे समझते हैं, कंपनी के पास अपनी पूंजी का अगर 1 रुपया है तो उसके बदले उसने बाजार से लगभग 5 रुपए का कर्ज ले रखा है। इतना ज्यादा रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो अगर कभी इकोनॉमी में सुस्ती आई तो जोखिम भरा हो सकता है। एक और बड़ा रिस्क है इसकी जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की 98% से भी ज्यादा ब्रांचेस सिर्फ साउथ इंडिया में है। इसका मतलब ये है कि अगर उस खास एरिया में कोई इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम आती है तो उसका सीधा और बड़ा असर कंपनी के पूरे बिजनेस पर पड़ सकता है। ये वैसे ही है जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देना। कर्ज और जियोग्राफिकल रिस्क के अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे कि कंपनी को आरबीआई के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है कि वो गोल्ड पर कितना लोन दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के घटने बढ़ने का भी कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। और हाँ, पहले आरबीआई ने कंपनी के कामकाज को लेकर कुछ सवाल भी उठाए थे। हालांकि कंपनी का कहना है कि उन्होंने उन मुद्दों को सुलझा लिया है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? क्या ये एक अच्छा निवेश है? चलिए सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स को एक साथ रखकर एक फाइनल फैसला करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ लगातार हो रहा है, उसे एक स्टेबल रेटिंग भी मिली हुई है और उसके पास 14 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा है, उसका पूरा बिजनेस एक ही एरिया में सिमटा हुआ है और कई दूसरे रेगुलेटरी और मार्केट रिस्क भी हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या जो रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो इन सारे जोखिमों को उठाने के लिए काफी है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है और निवेश से उसके लक्ष्य क्या हैं।
हमारा काम था कि सारी जानकारी, सारे फैक्ट्स सामने रख दें ताकि एक सोचा समझा फैसला लिया जा सके।